Yeah, remember that in today's class we are going to talk what in today's class we are going to talk about John Galsworthy. John Galsworthy, a well-known dramatist and novelist of मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के एक वेल नोन ड्रामेटिस्ट थे और नॉवेलिस्ट थे, और अगर देखा जाए तो उनका कुछ टाइम जो है आपका द लास्ट डिकेड ऑफ विक्टोरियन एज में भी आता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वह किस एज से बिलोंग करते हैं। उनका ज्यादातर जो वर्क्स आया हुआ वह किस एज में आया हुआ है, मॉडर्न एज में आया हुआ है। यू फाइंड दैट मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स ऑफ दिस मैन यू फाइंड इन मॉडर्न एज। इस आदमी के ज्यादातर वर्क्स आपको कब नजर आते हैं, मॉडर्न एज में नजर आते हैं। इसके अलावा लास्ट डिकेड ऑफ विक्टोरियन एज में भी आप इनको देखते हैं, लेकिन जो लास्ट डिकेड ऑफ विक्टोरियन एज है वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मॉडर्न एज इनके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। सो देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला चीज कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मैन, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ही इज फेमस एज अ ड्रामेटिस्ट एज वेल एज नॉवलिस्ट। ड्रामेटिस्ट और नॉवलिस्ट दोनों के रूप में ये फेमस है। अब उसके बाद आता है कि ये किससे बिलोंग करते हैं, मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। तो बिफोर टेकिंग दिस मैन, मैं आपको कुछ मॉडर्न एज की कैरेक्टरिस्टिक्स हल्का फुल्का बताऊंगा, जिसमें एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो मॉडर्न एज रहा है इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1945। जो मॉडर्न एज है वो 1901 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक का पीरियड कवर करता है। मॉडर्न एज covers the period from 1901 to 1945। 1901 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक का जो पीरियड है यह कब कवर होता है, यह मॉडर्न एज को कवर होता है फ्रॉम 1901 टू 1945। मॉडर्न एज में क्या क्या चीजें हुई थी और किस तरह के सब्जेक्ट मैटर को जॉन गायसवर्दी ने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मॉडर्न एज में 2 वर्ल्ड वार हुआ था, मॉडर्न एज में 2 वर्ल्ड वार्स हुआ था, और हमें पता है कि वर्ल्ड वार होने का मतलब है कि पूरा जो आदमी का लाइफ स्टाइल है या जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है वह सब कुछ बदल गया होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, एंड सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945। 2 वर्ल्ड वार हुआ था। वी नो इट वेरी वेल कि वर्ल्ड वार का मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कोई पटाखा फोड़ दिया। वर्ल्ड वार का मतलब कि ड्रॉपिंग ऑफ द बम, एयरक्राफ्ट का यूज, और पूरी दुनिया में एक टेररिज्म का माहौल था, आतंक का माहौल था। एंड देयर वाज नो गारंटी ऑफ लाइफ की हु विल रिमेन अलाइव। कोई भी गारंटी जिंदगी की नहीं थी कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। सो इन दिस वे यू फाइंड कि जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज 2 वर्ल्ड वार्स, देयर वाज नो गारंटी ऑफ लाइफ की हु विल रिमेन अलाइव। मॉडर्न एज जो एज रहा था वर्ल्ड वार की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। उनमें से एक प्रॉब्लम था अनरेस्ट और एंजाइटी। अनरेस्ट और एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर, जहाँ पे वार होगा, क्राइसिस होगी, प्रॉब्लम्स होंगे, तो नेचुरली वहां पे बहुत सारी समस्याएं होंगी। उन्हीं में से उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या क्या थी, अनरेस्ट और एंजाइटी था। मतलब मेंटल डिसऑर्डर, लोगों में बेचैनी थी। और इसके अलावा एक और पॉइंट ये देखने को मिलता, खास करके शुरू में, मॉडर्न एज के शुरू में एक पॉइंट देखने को मिलता, वह क्या था, वह था द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अमीर और गरीब के बीच काफी ज्यादा गैप देखने को मिलता है। तो जो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप देखने को मिलता है, ये क्या था, इकोनॉमिक गैप था। पैसे को लेकर के अमीर के पास ज्यादा पैसा, गरीबों के पास पैसा नहीं था। अमीरों ने क्या किया, चीजों को एंजॉय किया, गरीबों को वो चीज मिल नहीं पाई। दीज थिंग्स वी फाइंड, ये सारी चीजें हम देखते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब आप इन सब चीजों को देखते हैं कि द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, के पास ज्यादा पैसा, गरीबों के पास पैसा नहीं था, when you go with these points you find that कि such type of thing also brought crisis in the society. There was a chaotic situation, no peace, no calm, no, आप कह सकते हैं कि सुकून at all, but instead of peace, calm and सुकून you find what, you find class struggle. जब समाज में इकोनॉमिक गैप हुआ, जब समाज में इनइक्वल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी आई, तो जो अमीर आदमी थे उनका इंटरफेयर हर जगह हुआ, एजुकेशन में हुआ, लॉ में हुआ, गवर्नमेंट में उनके अपने लोग थे, तो उन्होंने जैसे चाह चीजों को यूज किया एज ए
वांटेड दे यूज्ड द थिंग, जैसा चाहा उन्होंने चीजों को यूज किया। सो यू फाइंड दिस थिंग की यू फाइंड व्हाट की कैसे जो है उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मिस यूज किया, या पैसे के बल पर कानून को खरीदा, जिसका जिक्र जो है जॉन गाल्सवर्दी ने अपनी नावल में और ड्रामा में किया है, खासकर सिल्वर बॉक्स में, जस्टिस में, उन सब, उन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में, उन सब में उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो एक चीज ये है कि जब भी हम जॉन गाल्सवर्दी को, व्हेन वी स्टडी जॉन गाल्सवर्दी एज अ राइटर, एज अ ड्रामेटिस्ट, एज अ नॉवेलिस्ट, it is very important ki which age he belongs. Undoubtedly he was born in Victorian era, but most of his works came in modern age. वो विक्टोरियन एज में पैदा हुए थे, लेकिन उनके ज्यादातर जो वर्क्स आए हुए वो कब आते हैं? मॉडर्न एज में आते हैं। और मॉडर्न एज की सिचुएशन मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न एज में आपको एक तो सिचुएशन है क्लास स्ट्रगल का, एक सिचुएशन है मैकेनिकल लाइफ का, मैकेनिकल लाइफ के अलावा इंडस्ट्रियल लाइफ है, और इंडस्ट्रियल लाइफ के साथ साथ सिटी कल्चर, उन सब चीजों का। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या की गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब के बीच में एक गैप देखने को मिलता है। एक उसकी वजह से भी यह एक पॉइंट रहा था कि उस गैप का एक बहुत बड़ा परिणाम निकल करके है कि उसने क्लास स्ट्रगल को जन्म दे दिया। जो लोग बहुत ज्यादा उसमें थे, आप कह सकते हैं पैसा ज्यादा था, उन्होंने उसका अपने ढंग से यूज किया, मिस यूज किया चीजों को। दिस थिंग्स यू फाइंड। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब भी हम इन सब चीजों को देखते हैं या इन सब चीजों को बात करते हैं, तो लगता है कि when you go with this writer, we have to go with what? We have to go with that particular age, that is what? That is modern age. तो modern age की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपसे शेयर किया वो रही है, और इनजस्टिस थी, इनइक्वालिटी थी, क्लास स्ट्रगल था, सोशल इश्यूज थे, चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थे, इलिटरेसी है, पावर्टी है, इनइक्वल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी है, इनइक्वल डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, इनइक्वल डिवीजन मतलब असमान वितरण। वी फाइंड दिस प्रॉब्लम्स, वी फाइंड कि इन सब चीजों को या इन सारे प्रॉब्लम्स को हम सारे लोग महसूस करते हैं, और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को जिस आदमी ने बहुत अच्छे ढंग से उठाया, उसी का नाम क्या है? जॉन गाल्सवर्दी है। तो एक तो ये पॉइंट था जो कि उस समय की मैंने सोशल सिचुएशन आपको बताई। बट एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी और सोशल सिचुएशन, यह भी जानना जरूरी है कि वह जो एज रहा है, वह एज लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से क्यों फेमस रहा है। मॉडर्न एज वॉज रिमार्केबल फॉर द रिवाइवल ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा। जो मॉडर्न एज था वह पोइट्री और ड्रामा के लिए फेमस रहा है कि पोइट्री और ड्रामा का रिवाइवल होता है। एंड हियर रिवाइवल मीन्स थी उन सब चीजों को रिवाइव किया गया, चीजें जो है आती हैं। एंड यू कम टू नो कि जब उन सब चीजों को रिवाइव किया जाता है या वो सब चीजें आती हैं, खास करके पोइट्री और ड्रामा, तो ड्रामा में एक तरह का ड्रामा आता है जिसका नाम है प्रॉब्लम प्ले। यू फाइंड अ टाइप ऑफ ड्रामा, और उस ड्रामा का क्या नाम है? उस ड्रामा का नाम है प्रॉब्लम प्ले। एंड रिमेंबर दैट कि जो प्रॉब्लम प्ले है, प्रॉब्लम प्ले इज अ टाइप ऑफ प्ले, यह एक तरह का प्ले होता है जिसमें वी डिस्कस अबाउट व्हाट? वी डिस्कस अबाउट द बेसिक इश्यूज, द बेसिक थिंग्स, द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइव्स, या विच आर फाउंड इन आवर सोसाइटी। इन प्रॉब्लम प्ले, जो प्रॉब्लम प्ले है उसमें हम ज्यादातर उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जो हमारे समाज में पाई जाती है या जो हम अपने समाज में देखते हैं। एंड यू विल कम टू नो कि वो जो प्रॉब्लम था जिसको हम लोगों ने देखा या जिसको हम लोगों ने पाया, व्हाट वाज दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम? दैट प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, इलिटरेसी, अशिक्षा। दैट प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी। दैट प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ इनजस्टिस। दैट प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ inequality. That problem was the problem of class struggle. That problem was the problem of prostitution. And that problem was the problem of social issues, challenges, and so many things which you and I face in our life. उस तरह की प्रॉब्लम्स को, तो चाहे आपने जो है जीबी शाह का पढ़ा हो, आर्म्स एंड द मैन, उसमें जिस प्रॉब्लम को लिया गया वह कौन सा प्रॉब्लम है? लव और वॉर। या इसके अलावा आपने पढ़ा होगा हेनरिक इब्सन का अ डॉल्स हाउस, उसमें जिस प्रॉब्लम को लिया गया वो कौन सी प्रॉब्लम है? डोमेस्टिक वायलेंस। अब सवाल ये उठता है कि जो जॉन गाल्सवर्दी हैं, इन्होंने किस प्रॉब्लम को उठाया? इन्होंने प्रॉब्लम इनजस्टिस को उठाया।
इन इक्वालिटी को उठाया, इन्होंने प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर को उठाया, इन्होंने प्रॉब्लम जो उठाई है मीन्स इकोनॉमिक गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इन्होंने जो प्रॉब्लम उठाई है फैक्ट्री ओनर और फैक्ट्री वर्कर्स जो लोग हैं उनके बीच का जो प्रॉब्लम है उसको उन्होंने उठाया हुआ है। सो एज अ नॉवेलिस्ट और एज अ ड्रामेटिस्ट यू कम टू नो कि वो एक महान रहे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, एक बड़े राइटर में शुमार किए जाते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने बखूबी डील किया है, नॉट ओनली ही रेज्ड दिस इश्यूज बट यू फाइंड दैट ही डील्ड विद दीस थिंग्स, उन्होंने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे ढंग से उठाया है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि बिफोर टेकिंग दिस राइटर, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक टेक्निक है, वह टेक्निक क्या है कि आपको ये जानना जरूरी है कि द पार्टिकुलर राइटर whom you are going to study that writer belongs to which age, जिस राइटर को आप स्टडी करने जा रहे हैं वह राइटर किस एज से बिलोंग करता है। तो वह राइटर कहाँ से बिलोंग करता है, मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। क्यों, चूंकि उनका जो भी वर्क आया हुआ है वो कब आता है, मॉडर्न एज में आता है। मॉडर्न एज की डेट कब से कब तक है, 1901 से लेकर 1945 ईस्वी तक। आई टोल्ड यू कि जो इसका डेट है 1901 से 1945 तक। मॉडर्न एज किसके लिए फेमस था, टू वर्ल्ड वार्स के लिए फेमस था। मॉडर्न एज किसके लिए फेमस था, अर्बनाइजेशन, मैकेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक गैप, एंड यू फाइंड दैट सोशल इश्यूज, challenges, injustice, inequality, unequal division of economy and natural resources. You find the concept of Marxism, which was given by Friedrich Engels and Karl Marx in 1848 in their pamphlet Communist Manifesto. So what I want to say, what I want to tell you, whenever you study modern age, तो यू फाइंड द कि वहाँ की लाइफ भी बड़ी नॉर्मल नहीं थी कि एकदम से नॉर्मल रही, यू नो देयर वाज अ क्योटिक सिचुएशन, वर्ल्ड वार के बाद का प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, उसके पहले की प्रॉब्लम इंडस्ट्री का इस्टेब्लिश होना, तो जो इंडस्ट्री का मालिक है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, जो वर्कर्स हैं उनको उतना नहीं मिल रहा। तो ये जितने प्रॉब्लम्स थे जो आदमी और आदमियों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है कि समवन इज रिच, समवन इज पुअर, समवन इज नोन एज द पीपल ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक क्लास के जो लोग थे और जो लोअर क्लास के लोग थे उनके बीच का जो गैप है और उसकी वजह से जो तन्हाई का आलम है, जो परेशानी का सबब है, जो आप कह सकते हैं कि एक तरह का जो क्योटिक सिचुएशन है, जो हम ड्रम है, जो एक सो मेनी प्रॉब्लम्स यू सी, सो मेनी प्रॉब्लम्स यू फाइंड, उन्हीं सारी चीजों को जॉन गाल्सवर्दी ने अपने नावल और ड्रामा में जगह दी है। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जॉन गाल्सवर्दी का जो नावल है या जो ड्रामा है उसमें जो बात बताई गई है वह किसी किंग्स के बारे में नहीं है, किसी क्वींस के बारे में नहीं है, किसी लैंडलॉर्ड्स के बारे में नहीं, किसी लेडीज के बारे में नहीं, किसी मिनिस्टर्स के बारे में नहीं, किसी फेरीज के बारे में नहीं है। वह आम इंसान और आम आदमी के बारे में, वह आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, वो आपकी जिंदगी का अक्स है, मेरी जिंदगी का अक्स है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि इन द नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, इन द प्लेज ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, you find the reflection of what, you find the reflection of your life, yeah, we find the reflection of our lives. So undoubtedly a well known dramatist, a well known आप कह सकते हैं कि novelist, whatever he wrote on the ground of reality. Yeah, just give me 1 minute. सो व्हाट आई वांट टू से कि वट एवर ही रोट ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, उन्होंने जो कुछ भी लिखा ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी लिखा, उन्होंने कभी कोई चीज ऐसे नहीं लिखी जो आप कहते हैं कि इमेजिनेटिव दुनिया का हिस्सा है, कल्पना की दुनिया में जाके बात करते हैं। नो, नॉट एट ऑल। वट एवर ही रोट ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, जो कुछ भी उन्होंने लिखा उन्होंने ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी लिखा, यह उनका एक सबसे बड़ा चीज है। ऑलरेडी आई सेड कि ही डजंट टॉक अबाउट फेरी, he doesn't talk about kings, queens, landlords, supernatural character. No, not at all. Just as you find in the tragedy of William Shakespeare, just as you find in Elizabethan drama. So what do you find? You find each and everything, even characters जो भी है वे क्या है, ऐसा लगता है कि they are on the ground of reality. Problems जो है वे आपसे रिलेटेड और हमसे रिलेटेड है। इन सब चीजों को लेकर के जॉन गाल्सवर्दी ने एक खूबसूरत समा बांधी अपने लिटरेचर में। जब आप उसको उनको पढ़ते हैं, जब आप उसे करते हैं तो ऐसा लगता है कि वे आपकी जिंदगी की चीजों को बयां कर रहे हैं।
वे आप ऐसी चीजों को बतला रहे हैं जिसमें आप बोर नहीं होते, ऐसा नहीं लगता कि वे किसी दूसरे प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। जॉन गाल्सवर्दी ने जो कुछ भी बात किया हुआ है, इसी धरती को लेके बात, इसी धरती के रहने वाले लोगों को लेकर के बात किया हुआ है, जिनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, जिनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, जिनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। वे मजबूरियां क्या है? इकोनॉमिक गैप है। वे मजबूरियां क्या है? इन इक्वल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी है। वे मजबूरियां क्या है? इन इक्वल डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। क्लास स्ट्रगल है, गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर है, इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ जेंडर इश्यूज है। उन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने क्या किया हुआ है, उसको बताया हुआ है। ट्रेडिशन का और मॉडर्नाइजेशन का प्रॉब्लम है, पारंपरिक जो चीजें हैं उसकी कितना वैल्यू है, जो आधुनिकता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको लेकर के तमाम चीजें हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को भी लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। मेरे अपने समझ में आता है कि आपको ये पता चल गया कि जॉन गाल्सवर्दी किस तरह के राइटर हैं और जॉन गाल्सवर्दी ने क्या क्या बातें की हुई है। ज्यादातर उनके ड्रामा का हिस्सा या उनके नॉवेल का हिस्सा यही है, उन्होंने यही सारी बातें की है। अब सवाल ये उठता है कि जॉन गाल्सवर्दी का जो अपना लाइफ है, अब हम उनके, अभी तक तो हम उनके एज पर बात करें, तो मैंने कहा था कि किसी भी राइटर की स्टडी करना है तो सबसे पहले उसके एज पर बात करना होगा, फिर उस राइटर का बायोग्राफिकल स्टडी पे बात करना होगा, फिर उसके बाद आपको उस राइटर के वर्क्स पर बात करना होगा। तो एक हिस्सा हमने कवर किया, उस राइटर के एज को लेकर के हमने कवर किया। और उसी एज में मैं आपको ये बता दूं कि जब आप ये बात करते हैं तो उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स कौन कौन से थे। कंटेम्प्रेरी राइटर्स में जब आप ड्रामा की बात करेंगे तो ड्रामेटिस्ट में जीबी शाह, ग्रैनविल बार्कर, हेनरिक इब्सन, उसके अलावा एक और बड़े राइटर डब्ल्यू पिनरो, जे एम सिंज, ये सब ड्रामेटिस्ट रहे। तो जब भी आप ड्रामा की बात करेंगे तो ड्रामा की बात करने का मतलब ये है कि डब्ल्यू बी येट्स के समय जो बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट थे उसमें एक बड़ा नाम क्या है? जीबी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। दूसरा नाम क्या है? हेनरिक इब्सन, जिन्होंने अडाल्स हाउस लिखा। तीसरा नाम क्या है? डब्ल्यू पिनरो। चौथा नाम क्या है? ग्रैनविल बार्कर। ये सब उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स रहे हैं। उसके बाद अगर आप पोइट्री की या पोएट की बात करते हैं, पोइट्री या पोएट में कौन है? टी एस एलियट, जी एम हॉपकिंस, डब्ल्यू बी येट्स। पोइट्री बिटवीन टू वर्ल्ड वार के लोग जिसमें सी फ्रैट सेजन है, रूपर्ट ब्रूक है, विल्फ्रेड ओवेन है, और आप देखते हैं कि इस तरह से कुछ लोग आते हैं। और जब आप नॉवलिस्ट की बात करते हैं तो नॉवलिस्ट में कौन आते हैं? डी एच लॉरेंस। नॉवलिस्ट में कौन है? डी एच लॉरेंस, ई एम फॉस्टर, हेनरी जेम्स, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ। ये सब नॉवलिस्ट हैं जो उनके समय के रहे हैं। अगर आप क्रिटिक्स की बात करते हैं तो क्रिटिक्स में आई ए रिचर्ड्स के अलावा टी एस एलियट, एफ आर लीविस, न्यू क्रिटिसिज्म, रसन फॉर्मलिज्म, ये सब उनके समय में आए हुए चीजें हैं। तो जब भी आप किसी राइटर की बात करते हैं तो ये जरूरी है कि उस समय के कंटेम्प्रेरी राइटर्स कौन थे, उन्होंने क्या किया, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। उन्हीं में से जिस पॉइंट को लेकर के हमने बात किया कि हमने उनके एज के बारे में बात किया, कंटेम्प्रेरी राइटर्स के बारे में बात किया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू कवर जॉन गाल्सवर्दी को, जॉन गाल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिस्ट or as a novelist. But before taking him as a dramatist or novelist, first we have to go his biographical study. उनका biographical study क्या है? सबसे पहला चीज कि he was born in 1867. उनका जो जन्म हुआ है 1867 ईस्वी में हुआ। He was born in 1867, died in 1939. उनकी मौत 1933 ईस्वी में हुई है। तो जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न इन 1867, 1867 में जन्म हुआ है, 1933 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्यादातर मैटर मैं अपनी किताब से ही शेयर कर रहा हूं, और जो किताब है, किताब के पेज नंबर 114 पर जॉन गाल्सवर्दी का जिक्र है। किताब में पेज नंबर 114 पर जॉन गाल्सवर्दी का जिक्र है। यू कैन जस्ट सी एंड फाइंड कि ही वाज बोर्न इन 1867, 1867 में जन्म हुआ। तो अगर 1867 में उनका जन्म होता है तो 1867 में कौन सा एज चल रहा था? विक्टोरियन एज चल रहा था।
इसका मतलब कि ही वॉज बॉर्न इन विक्टोरियन एज, और विक्टोरियन एज की डेट क्या है? विक्टोरियन एज की जो डेट है वो 1837 से 1901 ईस्वी तक है। इसका मतलब कि उनका जन्म 1867 में हुआ। ही बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज या ही वॉज बॉर्न इन विक्टोरियन एज एंड डाइड इन 1933। उनकी जो मौत होती है 1933 ईस्वी में मौत होती है। तो मौत से मतलब ये हुआ कि जब उनकी मौत होती है 1933 ईस्वी में होती है, इसका मतलब कि वह जो है किस एज में मरते हैं? मॉडर्न एज में मरते हैं। और मॉडर्न एज की डेट क्या है? 1901 से लेकर 1945। तो उनकी जो पैदाइश है वह विक्टोरियन एज में रही है। विक्टोरियन एज की डेट क्या है? 1837 से 1901। उनकी जो डेथ होती है वह मॉडर्न एज में होती है। मॉडर्न एज की डेट क्या है? 1901 से लेकर 1945 तक। अब सवाल ये उठता है कि वो कहाँ पैदा हुए थे? 14 अगस्त, ऑन 14 अगस्त 1867 को एट किंगस्टन हिल, एक जगह है जिसका नाम है किंगस्टन हिल। 14 अगस्त 1867 को उनका जन्म किंगस्टन हिल में हुआ था, इन द कंट्री ऑफ सरे, सरे नाम की जगह पर, इन द कंट्री ऑफ सरे, जो सरे नाम की जगह है वहां पर उनका जन्म हुआ था। तो किंगस्टन हिल इन द कंट्री ऑफ सरे, सरे नाम की जगह, मतलब इंग्लैंड में ही उनका जन्म हुआ था, वतन के हिसाब से इंग्लैंड में, और उसी इंग्लैंड में ही जगह है किंगस्टन हिल इन द कंट्री ऑफ सरे। ही वाज बोर्न देयर, और उनकी डेट क्या है? 1867। उनके फादर का नाम क्या है? उनके फादर का नाम जॉन गाल्सवर्दी है। उनके फादर का भी नाम क्या था? जॉन गाल्सवर्दी है। और उनके फादर इमिनेंट लॉयर थे। हिज फादर वाज एन इमिनेंट लॉयर। उनकी माँ का नाम ब्लांची बेली है। हिज मदर वाज ब्लांची बेली। उनकी माँ का नाम ब्लांची बेली, BLANCHE, ब्लांची बेली, BAILY। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि ही वाज बोर्न इन 1867, 1867 में उनका जन्म हुआ, डाइड इन 1933। इट मीन्स ही वाज बोर्न इन विक्टोरियन एज, एंड विक्टोरियन एज कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1837 टू 1901। और जब आप मॉडर्न एज की बात करते हैं कि ही डाइड इन मॉडर्न एज, तो मॉडर्न एज का जो समय है वो 1901 से लेकर 1945 तक। उनके फादर का नाम जॉन गाल्सवर्दी था, जो इनका नाम है वही उनके फादर का नाम, लेकिन फादर के नाम के आगे सीनियर लगाया जाता है, सीनियर जॉन गाल्सवर्दी। जो उनके फादर रहे वो इमिनेंट लॉयर थे। मदर का नाम क्या था? ब्लांची बेली था। उनकी जो अर्ली एजुकेशन है एक प्राइवेट स्कूल से जिसका नाम बॉर्न माउथ है। हिज अर्ली एजुकेशन स्टार्टेड, एक प्राइवेट स्कूल से उनकी अर्ली एजुकेशन शुरू होती है, और उस स्कूल का क्या नाम था? बॉर्न माउथ था। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1881 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था कि एक दूसरा स्कूल ज्वाइन किया हारो में। उसके बाद वहां से वो कहाँ पे जाते हैं? हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने न्यू कॉलेज ज्वाइन किया था। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तो जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जॉन गाल्सवर्दी किस यूनिवर्सिटी से पढ़े? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। वर्ड्सवर्थ किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। जॉन मिल्टन किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? वो भी जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। और इनका जो पढ़ाई हुई है वो कहाँ पे हुई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो हायर एजुकेशन में इन्होंने अपनी डिग्री कहाँ से कौन प्राप्त किया है, यह चीज जानना बहुत जरूरी है। फादर का नाम क्या है? सीनियर जॉन गाल्सवर्दी है। माँ का क्या नाम है? ब्लांची बेली है। अर्ली एजुकेशन कहाँ से होता है? उनका अर्ली एजुकेशन एक प्राइवेट स्कूल बॉर्न माउथ से होता है। और मैंने इसके अलावा बताया था कि उन्होंने बाद में हारो को स्कूल को भी ज्वाइन किया, पब्लिक स्कूल को। और साथ ही साथ उनको जो हायर एजुकेशन है, उनको वह हायर एजुकेशन कहाँ से मिलती है? न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से मिलती है। और उन्होंने जो है लॉ की डिग्री लिए थे। लॉ की डिग्री अपने फादर के कहने पर उन्होंने लिया था, यद्यपि लॉ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। लॉ की डिग्री लेने के बाद 1890 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? प्रैक्टिस के लिए लॉ की प्रैक्टिस, क्योंकि उनके फादर इमिनेंट लॉयर थे, तो फादर चाहते थे कि भी प्रैक्टिस करें। वो प्रैक्टिस करने के लिए 1890 ईस्वी उन्होंने बार को ज्वाइन किया। बार का मतलब यहाँ का कि वकीलों की जो अपना उनका आप कह सकते हैं सभा है, उसको उन्होंने ज्वाइन किया, बार को। लेकिन जो उनका टेम्परामेंट था वह लिटरेरी था। जुडिशियरी में या जो है लॉ में उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। ये सारी चीजें आप देखते हैं।
1891 ईस्वी में वो जो है कॉन्टिनेंटल टूर पर जाते हैं, कॉन्टिनेंटल टूर पर, इंटर कॉन्टिनेंटल टूर पर कई महाद्वीपों की यात्रा करते हैं, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, एशिया जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, और अफ्रीका में उनकी मुलाकात जोसेफ कॉनराड से होती है, जो उस समय के एक बहुत बड़े नावलिस्ट होते हैं। ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अफ्रीका में उनकी मुलाकात किससे होती है? जोसेफ कॉनराड से होती है। जोसेफ कॉनराड ने एक नावल लिखा था द हार्ट ऑफ डार्कनेस, और वो वहां पे जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है और उनसे उनकी फ्रेंडशिप होती है। यह फ्रेंडशिप बहुत ही लंबे समय तक चलती है। अब मैंने जितना सेक्शन लिया है, मैं चाहूंगा कि गोपाल जी आप इसको एक्सप्लेन करिए, उनकी बायोग्राफी आप एक्सप्लेन करिए, गोपाल जी। सर जो सर भी अभी आपको बताया गया है, हाँ, उनकी। okay जी। sir, John Galsworthy was an eminent writer. He was a playwright, a novelist, a novelist, and he was born in Victorian era in the year 1867, and he died in the modern era, 1933. He was educated. His early education from he got his early education from private school, a private school. After that, he attended a private public school at Harrow, and after that, he started his education at Oxford University, from where he took the education of law. Though his intention, or though his wish was not for law, but he wanted to be an author. Thereby, That's he started his journey in 1891 for a continental tour. In this tour, where he visited Canada, Australia, Africa. In Africa, he met Joseph Theodore Conrad, as you mentioned, who wrote a famous novel, The Heart of Darkness. Um, that's all, sir. Sorry, I also want to repeat once again. The name of his father is John Galsworthy, and his mother is Blanche. Blanche Okay, Bailey, sir. yeah. That's all. Okay, that's good. That's good. Uh, as he explained, we all came to know. Again, I would like to tell you what did he explain. He explained John Galsworthy was born in Victorian age, and Victorian age covers the period from 1837 to 1901. He died in modern age. John Galsworthy died in modern age in 1933. Modern age covers the period from 1901 to 1945. अब मैं मिथिलेश भाई से चाहूंगा कि मिथिलेश भाई, जो मैंने मॉडर्न एज का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है, आप उसका जिक्र करिए। Yes, sir. Modern age starts in the year 1901 to 1945. It is the age of two world wars. Yeah, and it is the age of modern age famous for the revival of poetry and drama. There is a certain type of drama start that called problem play. Yeah. The feature of problem play we seen in the Shakespearean era also, but it is famous in modern age very much. And its main feature is modern period shows the inequality between rich and poor, and there is starting of high level of industrial revolution. There is class struggle between poor and rich persons. There is in social features there is injustice. Yeah, inequality. And there is inequality between rich and poor and natural resources. Poor have no right to enjoy natural resources. It is enjoyed by the rich persons and a political person. Good.
बस 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 म्यूट करिए। ओके, बहुत अच्छा। सो यू विल कम टू नो कि इन्होंने जो बताया, मिथिलेश भाई ने अभी ये बताया कि जो मॉडर्न एज रहा है वह 2 वर्ल्ड वार का एज था। 2 वर्ल्ड वार का मतलब कि पहला वर्ल्ड वार 1914 से 1918, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला है। इसके बाद मिथिलेश भाई ने ये भी जिक्र किया कि जो ये था, यह जो है क्लास स्ट्रगल का समय था, इनइक्वालिटी का, इनजस्टिस का, पॉवर्टी का, इलिटरेसी का, प्रोस्टिट्यूशन, मतलब सो मेनी सोशल इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस बिफोर अस। उसके अलावा जो है यह एज जो था, यह एज क्या था, रिवाइवल ऑफ पोइट्री और ड्रामा का एज था, जिसमें ड्रामा में प्रॉब्लम प्ले, पोइटिक प्ले, थिएटर ऑफ एब्सर्ड आता है, और प्रॉब्लम प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको जो है जॉन गाल्सवर्दी ने भी लिखा हुआ है। अब मैं सोनिया जी से जानना चाहूंगा कि जॉन गाल्सवर्दी के समय के जो ड्रामेटिस्ट का नाम मैंने बताया था, कुछ ड्रामेटिस्ट का नाम आप बताइए, उनके कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट कौन कौन से थे? सोनिया? मैं चाहूंगा पूजा जी आप बताइए, या सोनिया जी। जी सर, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो नोट डाउन नहीं कर पाई। ओके, डजंट मैटर। ओके, पूजा जी? पूजा जी और गजेंद्र जी, जहां आपका नाम लिखा है वहां पे एक माइक का सिंबल बना हुआ है, टच एंड यू विल बी व्हाट, अनम्यूटेड। देखिएगा जो है, जो where your name is written there is the symbol of a mic, touch it and you will be unmuted. सोनाली मैडम? Yes, sir. जी जी गजेंद्र जी। Sir, actually today I have joined newly and I joined late. ओके So, ओके sorry for inconvenience, sir, for today only. ओके, डजंट मैटर। ओके, म्यूट योरसेल्फ। पूजा? ओके, सोनिया मैडम? और सोनाली मैडम? सोनाली मैडम? कंचन जी? कंचन जी? Yes, sir. Sir, modern age dramatists are Sir G.V. Shah, Henry Gibson, T.S. Eliot, Samuel Beckett, and Harold Pinter, sir. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मॉडर्न एज के जो ड्रामेटिस्ट थे, जो कंटेम्परेरी, उसमें उन्होंने बताया कि जीबी शाह, हेनरिक इब्सन, डब्ल्यू पिनरो, ग्रैनविल बार्कर, जेएम सिंज और हैरोल्ड पिंटर, ये सब जो है मॉडर्न एज के ड्रामेटिस्ट थे, जो उनके समय के थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नीतू मैडम ने भी ज्वाइन। डब्ल्यू पिनरो? सर स्पेलिंग सर? PINERO, पिनरो। नीतू मैडम? यस सर। उस समय के आप नावलिस्ट Yes, का नाम sir. बताइए, कंटेम्परेरी नावलिस्ट। मैडम को कट गया। सिकंदर अली? मोहम्मद अली? जी सिकंदर। आप बताइए जो जॉन गाल्सवर्दी के समय के कंटेम्परेरी पोएट्स थे, उनका नाम। सिकंदर जी, आवाज मेरी गई आपको? सर पोएट T.S. Eliot, W.B. Yeats. ओके नीतू मैडम, ठीक है। पोएट्स है, W.B. Yeats है, T.S. Eliot है, और G.M. हॉपकिंस? Yes sir, G.M. Hopkins भी है। W.H. Auden एंड फिलिप हाँ लार्किन। W.H. Auden तो हाँ W.H. Auden
Philip Larkin. Yes, sir. Yes, sir. या ठीक है। मोहम्मद अली अंसारी जी, मोहम्मद अली, जी सर, सुन रहे हैं। आप मुझे उस समय के नावलिस्ट का नाम बताइए। जी सर, हमने इसका सर अभी कोई प्रिपरेशन करा भी नहीं था, और ये छूटा हुआ बस बर्ड्स वर्थ का सर चला है, और मालूम भी नहीं था कि आप कुछ ऐसा करेंगे सर, टेस्ट वगैरह का। अभी अभी क्लास ज्वाइन की है बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है। मैंने कोई टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ छोटे छोटे यूनिट में बांट के पढ़ा रहा हूँ, और उस छोटे छोटे यूनिट को बांट करके मैं तुरंत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसी समय। आपने लेट ज्वाइन हाँ किया सर, इस वजह से। हाँ, गोल्स वर्दी का कुछ नहीं पढ़ा सर। ठीक है, म्यूट करिए। शमामा जी, शमामा, जी सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। मुझे बताइए उस समय के जो है नावलिस्ट का नाम। सर नॉवलिस्ट में D.S. लॉरेंस है, या और E.M. सर नोट नहीं फास्टर, कर पाए थे। E.M. फॉस्टर्स भी हैं, और वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ। शादाब, आप बताइए, जो बताया गया वो भी आप बताइए नावलिस्ट में। हाँ जी सर। सर क्या चीज बताना है? गाल्सवर्दी के समय के जो नावलिस्ट थे उनका नाम आप बताइए। D.S. लॉरेंस है, जिन्होंने 1949 D.S. में लिखा लॉरेंस, था, और वर्जीनिया वुल्फ, और ठीक है। तो नहीं याद आ रहा है। D.S. लॉरेंस, E.M. फास्टर, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, हेनरी जेम्स, H.G. वेल्स, ये सब बड़े नावलिस्ट हैं जो उनके समय में आए हुए थे। H.G. वेल्स, हेनरी जेम्स, जेम्स जॉयस, D.S. लॉरेंस, E.M. फास्टर। सुरभि, सुरभि, बिटिया उस समय के क्रिटिक्स का नाम बताइए। टेल मी द नेम ऑफ द क्रिटिक्स। बेटा आवाज आपकी नहीं आ रही है। ममता जी, शीतल, यस सर। ममता जी या शीतल में से कोई भी। जी सर, शीतल। हाँ शीतल बता। सर, हाँ बताओ। जी सर, टी एस एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, या और सर विलियम इम्पसन। ओके, और I.A. रिचर्ड्स, सर रिचर्ड, यस यस, आई ए रिचर्ड्स। सर F.R. F.R. लेविस, लेविस, यस। न्यू क्रिटिक्स, और रसन फार्मेलिश। So in this way you came to know about what? In this way you came to know about John Galsworthy ki John Galsworthy was born in 1867, died in 1933. Number 1 point, his father was Senior John Galsworthy. His mother was Blanche Bailey. John Galsworthy was born in England at Kingston Hill in the county of Surrey. Next point, you will come to know he got his early education from a private school in Bournemouth. Later on, he joined a famous public school at Harrow. For higher education, he went to Oxford University, studied at New College, and he got a degree in law in 1889. That is the biographical study. And after getting the degree, he joined what? He joined the bar in 1890, but he did not. You can say he has not any interest in law, much interested in literature.
and in 1891 he went on intercontinental tour. He went on intercontinental tour, and remember that Canada, Australia, Asia, and in Africa. In Africa he met with whom? Joseph Conrad, and Joseph Conrad became his bosom friend. Joseph Conrad wrote a novel, The Heart of Darkness, and this friendship remained till 1924, till the death of Conrad, till the death of Conrad. तो जोसेफ कॉनरेड्स का बहुत असर रहा उनकी लाइफ में कुछ शख्सियतों ने, जैसे जोसेफ कॉनरेड और उनकी जो बीवी, उनकी बीवी का मतलब कि गाल्सवर्दी की जो बीवी एडा, इन दो शख्सियत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जोसेफ कॉनरेड, जॉन गाल्सवर्दी के करियर को इनरिच करने में। उसके अलावा मैंने बताया था कि वो विक्टोरियन एज से और मॉडर्न एज की बात मैं कर चुका हूँ। अब मैं अगर आपको आगे बताऊं कि जो जॉन गाल्सवर्दी थे, जॉन गाल्सवर्दी वॉज इन लव विद एडा। जॉन गाल्सवर्दी को मोहब्बत थी, इश्क था, किससे थी? एडा से था, और ये चीज उनके फादर को कहीं से भी पसंद नहीं थी, क्योंकि एडा जो है, एडा वॉज द वाइफ ऑफ हिज कजिन। जो एडा थी जॉन गाल्सवर्दी के कजिन की जो है वाइफ थी, और लेकिन उनमें भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, और उनके फादर ये नहीं चाहते थे कि जॉन गाल्सवर्दी एडा से मैरिज करें। जब जॉन गाल्सवर्दी के फादर की मौत 1904 ईस्वी में होती है, जॉन गाल्सवर्दी's फादर डाइड इन 1904, तब जॉन गाल्सवर्दी ने एडा से मैरिज किए। इसका मतलब कि जॉन गाल्सवर्दी की जिंदगी में जिस दूसरी शख्सियत ने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है, उसका नाम क्या है? एडा है। उसके पहले जिस शख्सियत ने रोल निभाया था उसका नाम क्या था? उसका नाम जो है आपका जोसेफ कॉनरेड, जो उनके दोस्त बने थे, जो अफ्रीका में रह रहे थे और एक अच्छे नॉवेलिस्ट थे, और उन्होंने एक नॉवेल लिखा था। उस नॉवेल का क्या नाम था? उस नॉवेल का नाम द हार्ट ऑफ डार्कनेस था। और दूसरी शख्सियत एडा रही है। एडा से उनकी मैरिज जो है 1905 में होती है, और कब होती है? जब उनके फादर इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, क्योंकि फादर इस रिलेशनशिप को महत्व नहीं देते थे या नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हो। जॉन गाल्सवर्दी को जो है नाइटहुड की उपाधि, एक बड़ा आप कह सकते हैं कि पुरस्कार है जो उनको मिलता है, नाइटहुड की उपाधि। 1918 और 1919 दो डेट दिया जा रहा है, लेकिन आपको 1918 के साथ जाना है कि जॉन गाल्सवर्दी गॉट द, मतलब उनको जो ये पुरस्कार मिला था नाइटहुड का, ये चीज कब मिला था? 1918 ईस्वी में मिला था। उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ही रिजेक्टेड दिस ऑफर, और उन्होंने कहा कि लिटरेचर खुद अपने में एक रिवार्ड है, मैं इस तरह की रिवार्ड को स्वीकार नहीं करूंगा। सो रिमेंबर दैट कि ही गॉट व्हाट? ही गॉट द ऑफर ऑफ नाइटहुड। सो यू विल कम टू नो कि उन्होंने जो है एक बात बताई, और वो क्या है कि 1918 ईस्वी में उनको नाइटहुड की उपाधि के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया इसको। उन्होंने कहा कि लिटरेचर इटसेल्फ इज अ रिवार्ड। इसके अलावा 1921 ईस्वी में जॉन गाल्सवर्दी को क्या बनाया जाता है? जॉन गाल्सवर्दी को जो है PEN, एक ऑर्गेनाइजेशन है PEN, जिसका मतलब है पोएट, प्लेराइट, एसेइस्ट, और एन का मतलब है नॉवेलिस्ट, उसका जो है उनको क्या बनाया जाता है? उसका उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये घटना कब की? 1921 की। तो अब कुछ डेट चल रही है। एक डेट आपका 1918 ईस्वी में उनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, जिसको वो इनकार कर देते हैं। 1901 ईस्वी में उनको PEN का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। PEN का प्रेसिडेंट का मतलब कि प्ले राइट, एसेइस्ट, और आप कह सकते हैं कि नॉवेलिस्ट और पोएट। 1929 ईस्वी में उनको जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार दिया जाता है। 1929 में उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार दिया जाता है। 1932 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, और नोबेल प्राइज जब उनको मिला तो उनको जो है लोगों को संबोधित करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही है
और उन्होंने कहा कि बगैर एडा के यह संभव नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं जो कुछ भी हूँ वो एडा की वजह से हूँ। एडा उनकी जो बीबी बाद में बनती 1905 ईस्वी में। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी हूँ एडा की वजह से हूँ और बगैर एडा के यह संभव नहीं था। वट एवर आई अचीव्ड टुडे, मैंने जो कुछ भी आज अचीव किया हुआ है वह बगैर एडा के संभव नहीं था। 1933 ईस्वी में उनकी मौत होती है और उन्हें ग्रेव लॉज में दफनाया जाता है। सॉरी, उनकी रेजिडेंस ग्रेव लॉज में उनकी मौत होती है। सो यू फाइंड दिस थिंग, और जिसमें उनकी अपनी करियर या उनकी लाइफ को मैं एक एक क्वेश्चन सबसे लेना चाहूंगा जितने भी लोग हैं। सुनील शर्मा, सुनील जी। यस सर। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो उनको लॉ की डिग्री मिली है किस साल, किस ईयर में मिला है? लॉ की डिग्री सर? हाँ, 1889, 1890, 1891, 1892। 1889 में सर। ओके, 1889 में उन्होंने यस सर। उन्होंने हायर एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, न्यू कॉलेज सर। और जॉन मिल्टन ने हायर एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया? कैम्ब्रिज से सर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, क्राइस्ट कॉलेज। वर्ड्सवर्थ ने कहां से प्राप्त किया? वो भी सर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही। ठीक है, ओके, बहुत ठीक। म्यूट योर। शीतल। एक्सक्यूज मी सर, सर इन्होंने कहा कि वर्ड्सवर्थ ने क्राइस्ट कॉलेज से किया है, मिल्टन ने क्राइस्ट कॉलेज से किया था, वर्ड्सवर्थ ने तो सेंट किया था, सेंट जॉन्स। एक्सक्यूज मी मैम, हमने मिल्टन को ही बताया है। ओह सर, मुझे लगा कि वर्ड्सवर्थ को बताया है। उन्होंने जो बताया मैडम, ये बताया गया है कि जो जॉन मिल्टन थे क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, उनको जो है क्या मिला था, उनको ग्रेजुएशन और पीजी की डिग्री मिली। वर्ड्सवर्थ को लेकर के उन्होंने कहा कि उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, उन्होंने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, कॉलेज का नाम जहां तक मैंने सुना उन्होंने नहीं लिया। ओके, सॉरी सर। उसके बाद जो है शीतल जी। यस सर। मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूं कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल टूर पे कब गए थे? 1891, 1892, 1893? सर 1800, सर 1800 नहीं पता। 1800 फिर नहीं पता? सर बेटा 1891 में गए हुए। 1891। ओके सर। 1891 में वो इंटर कॉन्टिनेंटल टूर पे जाते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। मैं मिथिलेश भाई से जानना चाहूंगा कि मिथिलेश भाई जब वो जो है अफ्रीका जाते हैं तो उनकी मुलाकात किससे होती है? जोसेफ हानरोल्स सर। जोसेफ कॉनराड्स होती है। मिथिलेश भाई आपका माइक थोड़ा सा अपना, आप जो है ईयरफोन माउथ के पास लगाइए, साफ आवाज नहीं आ रही है। जोसेफ हानरोड सर। या जोसेफ कॉनराड से उनकी मुलाकात होती। जी, जोसेफ कॉनराड से मुलाकात। ही राइट नॉवेल सर, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। द हार्ट ऑफ डार्कनेस, उन्होंने एक नॉवेल लिखा था, हार्ट ऑफ डार्कनेस। ठीक है, म्यूट योरसेल्फ। ममता मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं जानना चाहता हूँ जोसेफ कॉनराड से उनकी मुलाकात होती है जब वो इंटर कॉन्टिनेंटल टूर पे 1891 ईस्वी में जाते हैं, और मिथिलेश जी ने बताया कि जोसेफ कॉनराड अफ्रीका में थे, उन्होंने एक नॉवेल लिखा था हार्ट ऑफ डार्कनेस। यह जो फ्रेंडशिप थी ये 1924 ईस्वी तक उनकी चलती है। तो 1924 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ था कि वह फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है? जोसेफ कॉनराड डेथ। ओके, दैट्स गुड। जोसेफ कॉनराड डाइड इन 1924। जब वो मर गए तो फ्रेंडशिप कहां से रहेगी? बात सही है, ठीक है, बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन मैडम, क्योंकि फर्स्ट सेशन में आपसे मैं मुखातिब नहीं हो पाया था, कि जो जोसेफ कॉनराड हैं, जोसेफ कॉनराड के अलावा किस और एक शख्सियत ने जॉन गाल्सवर्दी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था? अनदर पर्सन यार फिगर हु केम इन या एडा। ओके, म्यूट योरसेल्फ। ओके, She was the wife of Arthur Galsworthy.
Yeah, and Arthur Galsworthy was his cousin. Cousin. Okay. Now Surabhi. Surabhi. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Just I want to know, Bitia, ki he could not marry Ada till 1905. What was the reason, and why did he marry in 1905? So because his father did not like Ada. His father did not like Ada. Yeah, his father was not interested that he Jan Galsworthy marry Ada. Yes, sir. Yes, sir. Jan Galsworthy should marry Ada. It was this particular thing. It was not liked by whom? It was not liked by his father. उनकी father की यह इच्छा नहीं थी कि वो उनसे मैरिज करे. ठीक है. तो 1905 में क्यों मैरिज हो पाती है? After his father's death. ओके ओके गुड. उनके फादर की मौत हो जाती है, इस वजह से जो है वो चीज हुआ था. गोपाल भाई, जान गाल्सवर्दी को नाइटहुड की उपाधि कब ऑफर की गई? When was he offered? Sir, Yeah. it was, I think, sir, I have found somewhere it was conferred to him in 1917, but you have mentioned that it was in 1918. So, sir, please confirm. Yeah. If you found it 1917, don't go with 1917. It was just offered him in 1918, because at some places it is also mentioned 1919, and so many queries came. And I just told them ki you don't have to go either with 1919 or either with 1917. You have to go with 1918. 1918. Okay, sir. Okay. And just I want to know, Sonali madam. मैडम, Yes, sir. उनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था PEN का. कब बनाया गया था और PEN का फुल फॉर्म क्या है? सर उनको बनाया गया था सर 1921 में सर. जी, PEN का फुल फॉर्म क्या है? सर फुल फॉर्म सर ध्यान नहीं है सर, क्योंकि सर बीच में मैंने ड्रॉप कर दिया था अभी. It was also a confusion from my side, sir. It was also a confusion from my side, sir. I also found the full form of PEN that I found is playwright, sir. Playwright. No, I found poets, essayists, and novelists. Novelist. Not the playwright. Yeah. Actually, जो P है, P refers for two things, poet and playwright. दोनों के लिए poets, playwright for P. And when you go for E से essayist and N से novelist. Whenever you go, you will find that कि playwright, poet, essayist. Always, even आपके इंडियन राइटर भी उसके मेंबर थे. तो जिस समय ये सब चीजें रही है, you will come to know कि if you find P, तो P does not mean only कि it refers only one genre of literature. It P here refers towards कि poet and playwright for both. Yes, sir. Yes. Okay. Shadab. Yes, sir. He got Order of Merit which year? 1929. Okay, good. Sonia. Okay, Sonia बाहर है, ठीक. हाँ, I know. You told me. Okay. Sikandar Ali. Yes, sir. He got Nobel Prize for Literature. 1932, sir. 1932 जब नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर ही गॉट, तो उनको एड्रेस करने को कहा गया, तो उन्होंने एड्रेस में कहा कि विदाउट हर आई कुड नॉट बी व्हाट आई एम टुडे. बगैर उसके मैं ये नहीं हो सकता था जो मैं आज हूं. यहाँ हर किसके लिए आया? Ada Nemes Pearson Cooper. Okay, that's for Ada. Okay, good. Ada के लिए. नीतू मैडम. Jan Galsworthy died which year? 1933. 1933. Okay, he died in 1933. Okay, good.
एंड जहां पे उनकी मौत हुई उनके रेजिडेंस का क्या नाम था? ग्रेव लॉज। ग्रेव लॉज, ओके ओके, ग्रेव लॉज, ओके। नाउ गजेंद्र जी, आर यू गेटिंग? अच्छा, आज आप पहली बार ज्वाइन की, ठीक, कोई बात नहीं। अनीता, अनीता, okay, so remember that now we are going to talk about what? Now we are going to talk about his works, उनके कुछ वर्क्स को एट अ ग्लांस में हम बात करें। अभी तक मैंने 2 सेक्शन लिया है। जॉन गाल्सवर्दी के एज को मैंने लिया, जॉन गाल्सवर्दी का बायोग्राफिकल स्टडी मैंने लिया। 2 सेक्शन जॉन गाल्सवर्दी से कवर किया गया, उनके एज को लिया गया है और बायोग्राफिकल स्टडी को लिया गया है। अब हम लोग जो है क्या करने चल रहे हैं, उनके जो है करियर को लेकर के जो है डिस्कस करेंगे। उनका जो अर्ली वर्क्स है, हिज लिटरेरी वर्क्स बिगैन विद द पब्लिकेशन फ्रॉम द फोर विंड। उनका जो अर्ली वर्क्स या लिटरेरी कार्य जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? एक उनका वर्क था फ्रॉम द फोर विंड, फोर विंड से शुरू होता है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि फ्रॉम द फोर विंड, एंड पेज नंबर 114 पर आप देख सकते हैं इसका सारा जिक्र है। जब भी आप बैठिए तो आप जो है क्या करिए, बुक को साथ में लेकर के बैठिए। Whenever you attend क्लास, आप अपने सामने बुक को लेकर के बैठा करिए, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो 60-70% चीजें वहां से होती हैं। जब इनके वर्क को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तब मेथड दूसरा होगा, लेकिन जो इंफॉर्मेटिव है वो यहीं पर। अब ये बार बार व्हाइट बोर्ड पे लिखना कि वो 1867 में पैदा हुए, 1933 में मौत हुई है, एक बार मैं लिखूं, दोबारा आप नोट करें हर क्लास में, ये बहुत बेहतर नहीं था। कुछ चीजों को थोड़ा सा चेंज करके भी करना चाहिए, तो कम समय में आप ज्यादा कर ले जाएंगे। तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इनका लिटरेरी करियर है, इनका लिटरेरी करियर कब से शुरू होता है? 1897 ईस्वी में उनका एक कलेक्शन आता है शॉर्ट स्टोरी का, जिसका नाम है फ्रॉम द फोर विंड। फ्रॉम द फोर विंड उनका लिटरेरी कलेक्शन है, वो वहां से शुरू होता है। और इन्होंने यह जो लिटरेरी कलेक्शन लिखा था, यह सूडोनिम के नाम से लिखा था, जिसका नाम था जॉन सिंजान। उन्होंने जॉन सिंजान, आप इस लिटरेरी कलेक्शन को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ वर्क लिखा था किसके नाम से? जॉन सिंजान के नाम से। तो जॉन सिंजान इनका क्या है? जॉन सिंजान इनका सूडोनिम है, ये पूछा जा चुका है। मैं सुनील जी से जानना चाहूंगा कि सुनील जी, उनका लिटरेरी करियर जब शुरू होता है तो सबसे पहला वर्क कौन सा आता है? फ्रॉम द फोर विंड सर, 1897। फ्रॉम द फोर विंड्स आता है। फ्रॉम द फोर विंड्स कब पब्लिश हुआ था? 1897 में सर। ये ड्रामा है, नॉवेल है, या कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है? ये सर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। उनका सूडोनिम क्या था? जॉन सिन जॉन सर। ओके, उनका जो सूडोनिम था वो क्या था? जॉन सिंजान था। यस सर। ठीक है। नाउ अब मैं आपको जो है उनके कुछ वन एक्ट प्लेस है, मैं उसका नाम बता रहा हूं। उस वन एक्ट प्लेस को मिथिलेश भाई आपको बताना है। उस वन एक्ट प्लेस में एक का नाम है द लिटिल ड्रीम। वन एक्ट प्लेस ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, जिसमें एक है द लिटिल ड्रीम, दूसरा है द फर्स्ट एंड द लास्ट, तीसरा है डिफीट, चौथा है हाफ मार्क्ड, पांचवा है द लिटिल मैन। द लिटिल मैन पूछा जा चुका है। द लिटिल मैन इज वन एक्ट प्ले, ये चीज पूछी जा चुकी है। और फिर आपका जो है क्या है? पांचवा है द सन। फिर से मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं कि उनका वन एक्ट प्ले है द लिटिल ड्रीम, द फर्स्ट एंड द लास्ट, उसके बाद है हाफ मार्क्ड, डिफीट, द लिटिल मैन, द सन। मिथिलेश भाई आप इसको बताइए, पूरा रिवीजन इसका कराइए कि क्या क्या मैंने बताया है। Galsworthy wrote one act play, sir. There is Yeah. 6 one act play. आवाज आपकी पता नहीं क्यों बहुत हल्की आ रही है मिथिलेश भाई, बहुत हल्की है। Galsworthy wrote, sir, one act play.
and there is a 6 one-act play. First is Yeah. The Little Dream. Second, The First and the Last Defeat, Half Mocked, The Little Man, and the Last The Sun. ओके नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 10 सन। अब मैं उनकी नावल को लेकर के जो है बात कर रहा हूं कि उनकी कुछ नावल आई है, जिनमें से एक का नाम है जोसलिन, JOCLYN। आपको मैं नहीं कहता कि आपको सारे नावल का नाम रट लेना है या सारे वन एक्ट प्ले का, लेकिन जिसको कहा गया, जैसे द लिटिल मैन कहा गया था, द लिटिल मैन ध्यान में रखना, वन एक्ट प्ले रहा है। लिटिल ड्रीम आपको ध्यान में रखना, वन एक्ट प्ले रहा है। इस तरह से डिफीट नावल में जोसलिन है, वीला रूबिन है, अ मैन ऑफ डेवन है, द आइलैंड फेरीज है। क्या क्या रहा है? द आइलैंड फेरीज है, अ मैन ऑफ डेवन है, विला रूबिन है, जोसलिन है। द आइलैंड फेरीज दोबारा पब्लिश होता है 1922 ईस्वी में द पिजन के नाम से। द आइलैंड फेरीज उनका दोबारा पब्लिश होता है किसके नाम से? द पिजन के नाम से आता है। इसके अलावा उनका जो है एक और नावल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसका डिटेल्ड स्टडी करना है, 1906 ईस्वी में आती है, ये सबको पता होना चाहिए। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पहला सक्सेसफुल नावल था। कुछ याद रखिएगा या नहीं याद रखिएगा, लेकिन दो क्वेश्चन ध्यान में रखना। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट सक्सेसफुल नावल जो 1906 ईस्वी में आया था। दूसरा जो एक और नावल बताया गया कि द आइलैंड फेरीज जो है रिपब्लिश होता है द पिजन के नाम से। उसके अलावा उनका नावल है फ्रैटर्निटी, द डार्क फ्लावर, द फ्री लैंड, बियॉन्ड, अवेकनिंग, द कंट्री हाउस। कंट्री हाउस में उन्होंने लोअर क्लास को प्रेजेंट किया है। अब मैं सुरभि जी से जानना चाहूंगा कि सुरभि जी जो उनका नावल है उसमें से एक नावल है द आइलैंड फेरीज, ये रिपब्लिश कब होता है और किस नाम से आता है? So it was republished in 1922 and The Pigeon नाम से सर। द पिजन नाम से, बहुत अच्छा, द पिजन नाम से। सोनाली मैडम अगर आवाज जा रही मैडम? यस सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका जो पहला सक्सेसफुल नावल है कौन सा है? सर बस द लिटिल ड्रीम सर। नहीं, पहला सक्सेसफुल नावल। ओ सर अभी मैंने ओ सर नॉवेल सर सर जोसलिन सर 1899 सर। नो 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 मैडम, मेरी बात को ध्यान सुनिए कि पहला सक्सेसफुल नावल सर द मैन ऑफ प्रॉपर्टी सर। या एग्जैक्टली, द मैन ऑफ 1906 सर। 1906 में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पहला सक्सेसफुल नावल। सर एक्सट्रीमली सॉरी सर, अब मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है सर, बहुत ज्यादा बहुत डिस्टर्ब है। मैं समझ सकता हूँ या एंड जस्ट आई वांट टू नो कि गोपाल भाई। Yes, sir. There is a novel, The Country House. In this novel, whom does he describe? Aristocratic class, lower class, middle class, upper class. Sir, The Country House? Yeah, The Country House. I cannot sir. किस क्लास को? मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास? शादाब? लोअर क्लास को। लोअर क्लास को, ठीक है। या ये चीज ध्यान में रखना है कि द कंट्री हाउस में उन्होंने किसके बारे में बात किया? लोअर क्लास को लेकर के बात किया है। इसके बाद मैं और एक चीज रिवीजन करने चल रहा हूं, जिसमें गोपाल जी और सोनिया जी को बात ध्यान से सुनना है और वो उनको रिपीट करना है, और ये लास्ट सेक्शन होगा इस क्लास का। उनका मास्टरपीस है द फोर साइड सागा। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि उनका मास्टरपीस क्या है, तो उनका मास्टरपीस है द फोर साइड सागा। इसमें 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि गोपाल जी और सोनिया जी, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि उनका मास्टरपीस है द फोर साइड सागा।
इसमें जो है द फोर्थ साइड सागा में 3 नावल है और 2 इंटरल्यूड है। 3 नावल में एक नावल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 ईस्वी में आई है। दूसरा नावल है इन चांसेरी 1920 में आई है। तीसरा नावल है टू लेट 1921 में आई है। और साथ ही साथ 2 इंटरल्यूड है जिसका नाम है द इंडियन समर ऑफ फोरसाइट और दूसरा अवेकनिंग। इंटरल्यूड मैं फिर से बता दे रहा हूं, द इंडियन समर ऑफ फोरसाइट और अवेकनिंग। ये जो डेडिकेट किया गया था एडा कूपर को डेडिकेट किया गया था। एडा उनकी वाइफ, ये जो डेडिकेट किया गया था, किसको डेडिकेट किया गया था? एडा कूपर को डेडिकेट किया गया था। इसके अलावा उसका जो है फोरसाइट सागा का सेकंड सीरीज 1929 में आता है। फोरसाइट सागा का सेकंड सीरीज 1929 में आता है। उसमें जो है 2 नावल आते हैं, एक है ऑन फोरसाइट चेंज 1932, दूसरा है एंड ऑफ द चैप्टर्स 1934। ये जो कलेक्शन था ये उनके मरने के बाद पब्लिश होता है। द एंड ऑफ चैप्टर जो उनके मरने के बाद पब्लिश होता है। मैं फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं कि फोरसाइट सागा सबको सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोरसाइट सागा उनका मास्टरपीस है। फोरसाइट सागा अगर आप देखेंगे कि इसमें 3 नावल और 2 इंटरल्यूड आया हुआ है। जो 3 नावल है उसमें से एक नावल का नाम है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरी नावल का नाम है इन चांसेरी, तीसरे नावल का नाम है टू लेट और 2 इंटरल्यूड है जिसका नाम है द इंडियन समर ऑफ फोरसाइट और दूसरा क्या है? अवेकनिंग। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये सब किसको डेडिकेट किया गया? एडा कूपर को डेडिकेट किया गया है। जो सेकंड उसका आता है सीरीज 1929 में आती है जिसमें 2 नावल आते हैं, ऑन फोरसाइट चेंज 1932 में, एंड ऑफ द चैप्टर्स 1934 में। गोपाल भाई, मैं सबसे पहले आपसे मुखातिब हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जॉन गाल्सवर्दी का जो मास्टरपीस है उसका नाम क्या है? द फोरसाइट सागा। इसमें कितनी नावल से कितने इंटरल्यूड्स है? 3 novels, 2 interludes। पहले नावल का क्या नाम है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, बस म्यूट। सोनिया? यस सर। बिटिया जो दूसरा नावल है क्या नाम है? इन चांसेरी। इन चांसेरी कब आया है? 1920 में आया है। तीसरा नावल कब आया? क्या नाम है? टू लेट है, वो कब आया है? 1921 में आया। ओके, म्यूट म्यूट। सिकंदर अली? सिकंदर अली, आप दोनों जो है इंटरल्यूड का नाम बताइए। द इंडियन समर ऑफ फोरसाइट और सर अवेकनिंग। ओके, नाइस। द इंडियन समर ऑफ फोरसाइट एंड अवेकनिंग, ये दोनों जो है इंटरल्यूड रहा है। कंचन मैडम? कंचन मैडम, यस सर। जो फोरसाइट सागा है किसको डेडिकेट है? हिज वाइफ एडा कूपर। एडा कूपर को। प्लीज म्यूट। नीतू मैडम? यस सर। जी, ये जो आपका उसका सेकंड फोरसाइट सागा का जो सेकंड पार्ट है कब आया है? सागा का सेकंड 1934 में? नहीं, 1934 से। फोरसाइट सागा का सेकंड पार्ट 1929 में आता है जिसमें 2 तरह के नावल को 1929 में वो लिखना शुरू कर देते हैं। उसमें 2 तरह का नावल आता है। उसमें से एक नावल का कौन सा नाम है? सेकंड सीरीज में 2 तरह का नावल आता है। हाँ, फोरसाइट चेंज है। ऑन फोरसाइट चेंज कब आती है? ये 1932 में। बस, ठीक है, ठीक है, म्यूट योरसेल्फ। शमामा? शमामा? फोरसाइट सागा का जो लास्ट नावल है उसका क्या नाम है? सर अभी हम ज्वाइन किए, मेरा फोन ऑफ हो गया था। ओके, जस्ट अभी लाइव हुआ है। मैं आई सर। या यू कैन टेक मैडम, यू कैन टेक दिस पॉइंट। एंड ऑफ द चैप्टर सर 1934। 1934, ओके, ठीक है। तो इन दिस सेक्शन
we have gone some important points, some significant points को आज हमने कवर किया है। जिन पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर किया है ऑलरेडी यू नो कि उनका एज है, बायोग्राफिकल स्टडी है, some important works है, all these things you find, so we have gone with these points. We will meet tomorrow. कल से हम उनके वर्क को लेकर के डिस्कस करेंगे। और फिर से मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि आप लोग